इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है दो। अब डाई या बाई ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक प्रीफिक्स है जो लगता है, उससे हमें बताया जाता है कि भाई दो चीजों के बारे में बात हो रही है। जो सिस्टम है दो चार्जेस का, जो बराबर चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस भी हैं, वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। एक ये प्लस क्यू है, एक आपका ये माइनस क्यू है। ये डिस्टेंस 2a पे रखे हुए हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2a है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, इसको हम डिफाइन करेंगे जो चार्ज है Q और इनके बीच में जो दूरी है 2a। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो होती है कूलम मीटर। ये कूलम है, ये मीटर है, ये डिस्टेंस है ना, तो कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके डायरेक्शन होगा इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो दिखा रहा है आपको, ये इसका डायरेक्शन है। जो पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जो पोजीशन है इन दो चार्जेस के, वो अलग अलग है, एक यहाँ एक यहाँ है। यदि आप कहें कि भाई ये Q जो है वो इनफाइनाइट है, तो क्या होगा? अगर Q इनफाइनाइट है तो मैं ये कब हो सकता है? P बाय Q, अगर मैं इसको कह रहा हूँ Q इनफाइनाइट है ना, P बाय Q इक्वल टू 2a। ये इनफाइनाइट है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिख दूं P बाय 2a इक्वल टू Q, तो अगर ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, a डिस्टेंस है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो Q अगर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब डिस्टेंस इसके बीच में जीरो है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम फिर डाइपोल नहीं कहेंगे, इसको हम पॉइंट डाइपोल कहेंगे। यानी कि ये और ये दोनों एक साथ हैं, एक जगह पे रखे हैं इस तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस इनका जीरो है। इलेक्ट्रिक डाइप मतलब डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, अगर ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है जिसमें z एक्सिस कहाँ बन रही है, ये कोइंसाइड कर रही है जहां पर डाइपोल रखा हुआ है। जो ओरिजिन है इस सिस्टम का, वो कोइंसाइड कर रहा है जो सेंटर है उसके डाइपोल के सेंटर से। तो जो सेपरेशन होगा इन चार्जेस के बीच में, वो आपका Q और माइनस Q, जैसे हमने यहाँ लिया, वो 2a है। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पे निकालेंगे एक्सिस पे, और साथ में कोई जो पॉइंट होगा, जैसे इक्वेटर है, जो इक्वेटर है डाइपोल का, उस पर भी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे अगर निकालना चाहे जो एक्सिस पे है डाइपोल के, तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके किसी पॉइंट P पे। एक पॉइंट हमारे पास P है, ये मान लीजिए डिस्टेंस Z है, किस एक्सिस से? आपके ओरिजिन से। तो जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का, वो क्या होगा? अब ये Z है ना, और ये आपका A है, ये भी A है। तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस Q से क्या होगा और माइनस Q से क्या होगा? तो अब देखें, ये एक माइनस Q है और आपका एक Q है, तो इसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? उसकी संख्या ये है Z माइनस A, Z प्लस A। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे P, किसी भी चार्ज Q से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम देख चुके हैं, वो होती है KQ Z माइनस A होल स्क्वायर P। तो ये आपका यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक आपका Z है और यहाँ से यहाँ तक A है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? Z माइनस A। तो Q से डिस्टेंस इसका Z माइनस A है। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक इसकी Z है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी A है। तो यहाँ से माइनस Q से कितनी दूरी हुई? ये Z प्लस A। तो Z प्लस A दूरी हो गई आपके माइनस Q से, Z माइनस A दूरी हुई Q से। तो E प्लस, यानी कि अगर आप प्लस चार्ज से इसका निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K Q बाय Z माइनस A होल स्क्वायर, और ये आपका यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है डाइपोल एक्सिस के अलावा, माइनस Q से लेकर प्लस Q तक।
इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे इस माइनस क्यू से निकालें तो क्या आएगा, डिस्टेंस माइनस क्यू से क्या था, z प्लस ए। सेम चीज करेंगे, यहाँ पर z माइनस ए की जगह z प्लस ए रख देंगे, ई माइनस इसीलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बारे में दिखा रहे हैं। उससे क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, वो है माइनस के क्यू बाय जेड प्लस ए होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस चार्ज है इसलिए हमने माइनस लिखा हुआ है इसको। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी ई जेड जो होगा, जो जेड पे इस जेड पॉइंट पे, जेड डिस्टेंस पे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस और माइनस को जोड़ के होगी। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे आप देखिए के और क्यू दोनों में कांस्टेंट है, वो मतलब कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, बाकी ये बचता है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से संख्या आएगी आपके पास। यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस P पॉइंट पे, वो हो गई 2k पी जेड माइनस ए होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम जो 2aq है, 2aq वो P के बराबर है, क्योंकि हमने अभी भी बात की थी कि जो P बाई Q है वो 2a के बराबर है ना। ये अभी हमने यहां से डिस्कस किया, इस जगह से जो मोमेंट है, जो आपका मोमेंट होता है वो Q इंटू 2a के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसीलिए हमने इसको Q2a की जगह हमने P रख दिया। तो अब यहाँ पर जो P की संख्या आई वो यहां से आई। अगर Z बहुत बड़ा है A से, तो A को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो Z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर Z एक और है, कट जाएगा, नीचे Z की और Z की Q बचेगी। तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे P, ड्यू टू ये डाइपोल के कारण आपकी 2kP बाय जेड क्यूब, और P आपका यूनिट वेक्टर है। जो डायरेक्शन है इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी आपके O से लेकर P तक, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहे किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, इक्वेटर पे, डाइपोल के इक्वेटर पे, यानी कि अगर आपका इस तरीके से माइनस क्यू और प्लस क्यू है और आप यहां निकालना चाहते हैं, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, इसको। तो हम यहां पर निकालना चाहेंगे कि भाई हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट क्यू पे, इक्वेटर पे। तो जो पॉइंट क्यू है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो सेंटर पे, मैं इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को के परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है, ये वाली, इसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो पहली चीज तो ये देखिए कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस दोनों चार्जेस के कारण, वो तो बराबर होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है उसके। यानी कि अगर प्लस क्यू का देखा जाए, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण, वो होगी के क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई माइनस होगा के क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ही सेम होगी। अब ये जो डिस्टेंस आया है आपका यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कहां से आया है, ये आपका ए है, ये मान लीजिए आपका यहां से यहां तक वाई है, ये वाई है, ये ए है। तो क्या ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, ये वाई है, ये ए है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। इसी को हमने यहाँ डिस्टेंस ले लिया है, और क्योंकि ये स्क्वायर होता है इसलिए केवल वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, इसीलिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो कंपोनेंट है ई प्लस और ई माइनस के, जो नॉर्मल है डाइपोल एक्सिस के, वो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा होंगे। ये जो कंपोनेंट है अब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड में। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो इसके कारण देखिए, ये आपका ई इस डायरेक्शन में ई है ना, और ये इस डायरेक्शन में ई है। तो ई इसका कंपोनेंट अगर ले तो ये ई साइन थीटा, ये ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट ले तो ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। देखिए ई साइन थीटा ये इस तरफ है, इस तरफ, ये ई साइन थीटा इस तरफ है, तो इक्वल अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल कर जाएंगे। लेकिन ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ये क्या करेंगे, ई कॉस थीटा की बात करें तो वो जुड़ जाएंगे। जो कंपोनेंट है ई प्लस और ई माइनस के, जो डाइपोल एक्सिस अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा, ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा भी इस डायरेक्शन में, यानी कि ई प्लस और ई माइनस, और दोनों ही कॉस थीटा है, दोनों जुड़ेंगे। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट क्यू पे होगी, और वो जो पी वेक्टर बनना है उसके अपोजिट होगी। तो कैसे होगी, ई वाई अगर देखा जाए तो माइनस, क्योंकि अपोजिट है इस पी से, ई प्लस प्लस ई माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि आपने ये ई प्लस ई माइनस निकाल लिया था, अब कॉस थीटा निकालना है।
तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए कॉस थीटा क्या होगा, ये बेस होगा, इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखिए हमारे पास ए ये है, ए ये है, वाई ये है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ये है। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की हमने जगह ए बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये संख्या आएगी। फिर से हम 2a/q की जगह p रख सकते हैं। p हमारा होता है डायपोल का मोमेंट। तो अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी, है ना। अब इसमें अगर y बहुत बड़ा है a से, तो a की संख्या को हम हटा सकते हैं या इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको हटा दीजिए, ये वाई स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, माइनस के पी बाई वाई क्यूब, और p खैर इसका ये तो यूनिट वेक्टर है ही। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से जो हमारी ये इक्वेशन है और जो हमारी पिछली इक्वेशन थी, यहां पर देखिए ये हमारी किस किस चीज से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर एक 1.7.5 है और हमारे पास 1.7.9, ये दोनों इक्वेशन देखिए। इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की, अगर डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो वो 1/r² की तरफ फॉल नहीं करती, कम नहीं होती है, वो 1/r³ की तरफ फॉलो करती है। आपने देखा होगा 1/y³ है दोनों में, EY और जो हमने पहले E निकाला था, चाहे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालें चाहे किसी भी पॉइंट पे निकालें। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल का किस तरीके से बिहेवियर होगा, इस फिगर को देखिए आप। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है। इसको हमने एक यूनिफॉर्म, ये देखिए जो यूनिफॉर्म लाइन दिखती है ना, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, इसका मतलब सब इक्विडिस्टेंट पे है, इक्वल लाइन, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो ओरिजिन है यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको कोइंसाइड हम करवाते हैं इस डायपोल के सेंटर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है आपकी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि किसी एक इंस्टेंट पे जो एंगल P और E के बीच में बन रहा है, यानी कि ये थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल का मोमेंट है उसके बीच में आपका थीटा एंगल बन रहा है। अब जो फोर्सेस हैं QE और -QE, ये किस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स काम करेगा, और फोर्स की आप वैल्यू जानते हैं, हम ये सीख चुके हैं कि Q × E होता है, यानी कि हमारे पास E जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय Q, तो फोर्स होता है Q × E। एक बार इस प्लस के कारण +QE होगा, इस नेगेटिव के कारण -QE होगा, ये काम कर रहा है +Q और -Q पे। तो ये जो फोर्सेस हैं ये बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल है। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उनका वो 0 आएगा। अब यही जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायपोल को एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में रखेगा, यानी इसका मूवमेंट ट्रांसलेटरी रुका रहेगा। लेकिन जो दो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो बात समझ में आती है। एक इधर लग रहा है, एक इतनी दूरी पे जाके यहां लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और हम जानते हैं कि जब इस तरीके से होता है तो एक टॉर्क बनता है, जब दो फोर्सेस हो उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो तो टॉर्क बनता है, यानी कि अब घूमने वाली ये चीज है। तो जो टॉर्क काम कर रहा है +Q पे, इस पे जो काम कर रहा है इस O के हिसाब से, फोर्स आपका QE है, टॉर्क क्या होता है A × QE, मतलब फोर्स इंटू एक्स, जो A वेक्टर है आपका, यहां से यहां तक दूरी A है, तो A × QE। और जो टॉर्क दूसरा काम कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पर जो -QE पे यहाँ पर टॉर्क जो काम कर रहा होगा इस जगह पे, वो होगा आपका -A × -QE, यानी कि A × QE। A और -A केवल ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक A की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक -A की बात हो रही है। ये पोजीशन वेक्टर है Q और -Q के ओरिजिन से। तो ये जो दोनों इक्वेशन देखी जिसमें रिजल्टिंग टॉर्क अगर हम निकालें तो इसको और पिछले वाले को जोड़ देंगे, इनको और इनको हम जोड़ देंगे। जैसे हम जोड़ेंगे हम देखेंगे कि ये आपका ट्वाइस आ जाएगा, 2 × AQ × E, और 2 × AQ क्या होता है, ये तो P होता है, मोमेंट होता है डायपोल का, तो टॉर्क हो जाएगा P × E, यानी मोमेंट ऑफ टॉर्क टॉ होगा P × E, यानी कि अगर ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो P × E × sin थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे तो n कैप यानी कि यूनिट वेक्टर आना चाहिए। तो डायरेक्शन जो टॉर्क का है वो परपेंडिकुलर होगा पेपर से, अगर ये आपके सामने जो पेपर है या स्क्रीन है उससे अंदर जा रहा होगा। तो टॉर्क इसको रोटेट करता है डायपोल को इस तरीके से कि जो एंगल थीटा है वो रिड्यूस होता है, यानी कि जो मोमेंट जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है।
जब डायपोल अलाइन कर लेगा अपने आप को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, जैसे यहां पर अलाइन कर लिया, यहां पर ये आपका अलाइनमेंट जब होगा, जब ये अलाइन कर लेगा अपने आप को, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क यहां पर 0 हो जाएगा। ये नॉर्मल पोजीशन है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में। यदि डायपोल को आपने रोटेट किया किसी थीटा एंगल से उसकी पोजीशन से, तो जो काम हुआ, वर्क हुआ, वो आपने टॉर्क के अगेंस्ट किया। तो ये जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ उसके बराबर होता है। सवाल लेंगे एक, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जिसका डायपोल मोमेंट आपका ये दिया हुआ है P, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये दी हुई है, और एक थीटा एंगल आपका 30 डिग्री बना हुआ है। तो P आपके पास है, E आपके पास है, थीटा 30 डिग्री, टॉ निकालना है। टॉर्क क्या होगा? P साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो P ये हो गया, E ये हो गया, साइन 30 निकाल लीजिए, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हम जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है किसी पॉइंट चार्ज पे, अलग अलग जो डिस्क्रीट चार्जेस हैं स्पेस में, अब उसको हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं और साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमको हम ये नहीं कर पाते हैं। हमको एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ता है। जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे आ रहा हो, इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ताकि हम जो इफेक्ट है इन चार्जेस का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बता पाए। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ताकि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सिस्टम के हिसाब से हम चीजें निकाल सकें। ये जरूरी नहीं है कि चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी। तो जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो 3 टाइप का हो सकता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मानिए कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए एक लाइन है, जैसे आपको यहां से यहां दिख रही है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं जो काम कर रहा है इस क्यू पे, इस क्यू पे, वो किसी पी पॉइंट पे रखा हुआ है, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको निकालना है फोर्स। तो अब ये देखिए कि जो अमाउंट है, जो संख्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम मान लीजिए लैम्डा मानते हैं। इसी को हम कह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है जितना चार्ज है उस लाइन पे, इस लाइन पे कितना चार्ज है, और साथ में लेंथ क्या है इस लाइन की, तो क्यू बाय एल। तो लैम्डा क्या हुआ, यानी कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या हुई, लैम्डा क्यू बाय एल, इसकी यूनिट हुई कूलम पर मीटर। यदि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है, या तो आपको यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो लैम्डा हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस लाइन पे लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लैम्डा और ये आर से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा ब्रैकेट में आर। ये जो आर है ये आपको बता रहा है कि वो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये आर होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। अब इस लाइन को आप इस तरीके से इमेजिन करिए, इसको हमने ना बहुत सारे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लिया, स्मॉल सेगमेंट। ये छोटे छोटे पार्ट जो है, जैसे एक ये पार्ट लिया मैंने, इसको डीएल कह दिया, छोटा छोटा पार्ट है ना। हमने कहा कि डीएल डैश मान लीजिए, डीएल मान लीजिए। तो ये जो लाइन सेगमेंट है डीएल, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इस डीएल डैश अगर हमने माना, तो इसका आर डैश यहाँ से पोजीशन वेक्टर है इस ओ से। वो यहाँ पर देखिए, तो जो चार्ज होगा इस लाइन एलिमेंट डीएल में, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेंगे चार्ज, लैम्डा इंटू एल करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, डी क्यू लगाएंगे, क्योंकि हमने डीएल लिया है, तो इसको डी क्यू कर देंगे। ये डीएल है, ये कितना होगा आपका लैम्डा आर डैश। हमने कहा कि भाई ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो डी क्यू क्या बनेगा, लैम्डा आर डैश और डीएल डैश। डीएल डैश इसमें छोटा सा पार्ट है, आर डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पोजीशन वेक्टर है, तो डी क्यू इस तरीके से आया। अब जो फोर्स काम कर रहा है इस चार्ज पे, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, वो क्या होगा, डीएफ। अगर सबका छोटा छोटा पार्ट ले रहे हैं तो फोर्स भी डीएफ ही लेंगे। तो के इंटू क्यू, एक क्यू है एक डी क्यू है,
और यहाँ पर आर है, यहाँ आपका आर डैश है, तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमें। तो आर माइनस आर डैश और यहाँ आर माइनस आर डैश, और क्यू आप जानते हैं कैसे आया है। अगर हमको कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, हमने एक छोटे डीएल पे किया है, छोटे से डीएल पे किया है, छोटा सा पार्ट इस तरीके से हमारा छोटा सा पार्ट था उस पर हमने किया है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल फोर्स जो काम कर रहा है इस क्यू पे, इस पूरे के कारण, तो हम डीएफ को क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है छोटे छोटे छोटे, इसको हम जोड़ेंगे, कंटिन्यूसली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम सम करेंगे, तभी हमारे पास टोटल फोर्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, डीएफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी डीएफ जो हमारा आया था ना, ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डीएफ क्या था, ये है ना, इसको रखेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन है। जो चीजें इसके अंदर आपको दिख रही हैं वो आपका इंटीग्रेशन है। अब जो चार्ज Q मान लीजिए किसी पॉइंट P पे है और बहुत छोटा है, ये Q जो है बहुत कम है, तो जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, आप जानते हैं E इक्वल टू F बाई Q होता है। यहाँ Q से डिवाइड कर दीजिए इस F को, तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। एक सर्कल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसका रेडियस A है, इसका लाइन चार्ज है जो इस पूरे सर्कमफेरेंस में यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है आपको, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है जो सर्कमफेरेंस पे है सर्कल के। आपको हिंट दिया गया है 0 टू पाई करना है, यानी कि पूरा जब एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है, 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको निकालना है, जो बेसिकली पाई होता है। तो कैसे इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, जो लेंथ होगी बहुत ही छोटे पार्ट की, यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए बहुत छोटा पार्ट है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये छोटा सा पार्ट है। अब हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा होता है। L क्या होता है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, आर रेडियस है, थीटा ये है। तो अगर हम ये इसको निकालना चाहें, इस छोटे से पार्ट को, तो A आपका रेडियस बताया गया है और डी थीटा ये एंगल हो गया, तो A डी थीटा इसका लेंथ हो जाएगा, L इक्वल टू A डी थीटा। तो डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, जो भी आपका ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ आई, वो आपका A डी थीटा हो जाएगा। अब लैम्डा आपको लैम्डा को जीरो कॉस को थीटा दिया हुआ है, इस लैम्डा की जगह हम लैम्डा 0 कॉस को थीटा रख देंगे, A डी थीटा तो है। अगर आप टोटल चार्ज निकालना चाहेंगे जो सरफेस पे है, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि हमको इस पूरे संख्या को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्री डी क्यू तक। तो यहाँ से चक्री जब घुमाएंगे तो कितना होता है, 0 से लेकर पूरा 2 पाई 360 डिग्री कवर होता है, जो कि 2 पाई होता है। तो 0 से लेकर 2 पाई हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और A लैम्डा 0 इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, कॉस का थीटा डी थीटा, जो कि हम जानते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, फाइनल वैल्यू आपकी पाई A लैम्डा 0 आएगी। एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ L है। इसमें टोटल चार्ज है आपका Q, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पे, जो कहाँ लोकेटेड है, एक्सिस स्पेस वायर के, डिस्टेंस उसका A है नियर एंड से। कहने का मतलब आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक है, आपकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी A है, इस पॉइंट पे आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको जो थिकनेस है वायर की उसे भूल जाना है, इग्नोर करना है। अब इसके लिए हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम एक बहुत छोटा सा dx पार्ट इस रॉड का, जो कि मान लीजिए x डिस्टेंस पे लोकेटेड है P से, तो ये जो पॉइंट जहां पर निकालना है, यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस पे ही छोटा सा पार्ट dx P पॉइंट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से निकालेंगे। जो चार्ज होगा इस एलिमेंट पे, वो क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू बाय एल डी एक्स। ये हम जानते हैं चार्ज कैसे निकालते हैं, है ना, ये तो हमारे पास है। तो Q इंटू क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। अब जो मैग्नीट्यूड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की P पॉइंट पे, वो क्या होगी, डी के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि K, अब डी क्यू की जगह जरा क्यू बाय एल डी एक्स रख दीजिए, ये संख्या आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पर इस पूरे एंटायर वायर से क्या होगा, देखिए आप इसका इंटीग्रेशन मेन है। आपको क्या करना है, इस L प्लस इस यहां से यहां तक क्या है, इधर से इधर तक A है, यहां से शुरुआत करना है और यहां से यहां तक जाना है।
ये कितना L, ये है A, तो ये होगा L प्लस A। मतलब आपको A से लेकर L प्लस A तक जाना है, तो A से लेकर L प्लस तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, राइट। तो इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आएंगे, dx बाय एक्स स्क्वायर ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 1 बाय एक्स आएगा, ये वैल्यू रखेंगे थोड़ा, या मुझे पूरा यकीन है इंटीग्रेशन वगैरह आपको आता है, तो फाइनल सोल्यूशन ये आएगा। इसमें एक और चीज़ है कि a अगर बहुत बड़ा है लेंथ से, तो ये आप l को हटा सकते हैं, केवल a लिख सकते हैं, तो ये E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय a स्क्वायर। और ये क्या है? ये बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के जो हम सीख चुके हैं। अगर चार्ज q पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इस फील्ड की वो अलोंग AP होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। एक आर्क रेडियस उसका r है, सबटेंड कर रही है एंगल थीटा इस सेंटर पे, इसका एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो बताया गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब एक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस आर्क पे इस तरीके से कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपकी लैम्डा है, आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिजिन पे वो क्या होगी। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे अगर मैं सर्कल के बारे में बात करूं, ये रेडियस है और मैं इसको कहूं ये d फाई है, छोटा सा एंगल ले रहे हैं, तो ये कितना होगा r d फाई, ये होता है L इक्वल टू r थीटा होता है, तो ये L होगा r थीटा, r ये है, थीटा d फाई, तो r d फाई इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे, dq जो है आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पोर्शन पे जिसका आर्क d फाई है, तो dq आप सीधा लैम्डा इंटू r d फाई करके निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ओरिजिन पे इस चार्ज के कारण d होगा k लैम्डा, ये हमने पूरा रखा है यहाँ पर k बाय आर स्क्वायर, ये पूरा हमने यहाँ रख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के, ये पूरा का पूरा यहाँ रख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो DE है, जो DE है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आप देखिए एक DE वेक्टर अगर यहाँ पर है तो उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर साइन DE साइन फाई, DE कॉस फाई। जो दोनों कंपोनेंट हमने DE के लिए अगर हम EX लें और EY लें, तो एक हम कॉस फाई में हमको DE कॉस फाई है, तो DE की जगह ये रख दीजिए, और दूसरा DEY उसकी जगह ये रख दीजिए, तो एक कॉस फाई है एक साइन फाई है। तो अगर आपको EX निकालना है तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर थीटा तक, क्योंकि एंगल थीटा बताया गया, तो 0 से थीटा तक आप EX कर लीजिए, तो आपके पास इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर लीजिए, केवल फॉर कॉस फाई डी फाई आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद आप EX की ये संख्या आ जाएगी, यही काम को आपको EY के साथ करना है, 0 से लेकर थीटा तक ले जाइए, जो EY है उसको इंटीग्रेट करिए, उसकी संख्या ही आ जाएगी, EY आपको ये मिलेगा। अब EX और EY को जोड़ दीजिए, यानी कि आपका ये जो आया और ये जो आया इन दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल वैल्यू आई जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, जो अंदर बचता है यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक चार्ज है Q, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरकमफेरेंस पे, उसका जो सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है A, ये आपकी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है। आपको इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, जो डिस्टेंस है आपका x, ये वाला x, जो सेंटर है इस एक्सिस की, मतलब यहां से सेंटर से लेकर यहां तक आपको यहां पर क्या होगा। तो एक हम बहुत छोटा सा एक इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट ले लेते हैं इस पॉइंट A पर, इस जगह पे, यहां पर सरकमफेरेंस पे, मान लीजिए चार्ज इस पे dq है, इस पॉइंट पे चार्ज बहुत छोटा सा dq है, तो जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड की DE इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इसके कारण वो क्या होगी। देखिए आपके पास ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका x है, ये a है, तो ये दूरी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, जो d निकालना चाहते हैं इसके कारण इस दूरी पर वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय AP स्क्वायर कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, वो जो कि हम ये लेंगे, तो स्क्वायर है तो डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है वो a से लेकर p तक होगा। अब दो कंपोनेंट बनते हैं, अगर हम d की बात करें तो दो कंपोनेंट बनते हैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट है, एक d cos थीटा, एक d sin थीटा। d cos थीटा जो है आपका d sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है जो एक्सिस है, ये अगर ये एक्सिस की बात करें, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर d sin थीटा है, इस एक्सिस के पैरेलल ये d cos थीटा है, पैरेलल है। तो इससे क्लियर है कि जो वेक्टर सम होगा इंटेंसिटी, जो दोनों जो कंपोनेंट हम लेंगे वो पूरे सरकमफेरेंस पे लेंगे, इसका मतलब जो d sin थीटा ये कंपोनेंट
ये डी साइन थीटा के जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, वो एक दूसरे को मीट करेंगे, लेकिन वो म्यूचुअली अपोजिट होंगे। इसका मतलब डी कॉस थीटा इसी को हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, डी साइन थीटा हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि डी साइन थीटा इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो डी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हो गया, अब इसको थोड़ा 3D में सोचिए, यहाँ होगा, ऐसे घूमता हुआ होगा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम केवल डी कॉस थीटा को लेंगे। तो डी कॉस थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, डी कॉस थीटा मतलब डी ये है, और इसको कॉस थीटा यानी यहाँ पर लिख दीजिए, कॉस थीटा आपका होता है बेस बाय ओपी बाय एपी, यानी आपका ये ओ पी बाय ए पी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ओपी बाय एपी लिख दीजिए। ओपी हम जानते हैं कितना है, ओपी तो आपको एक्स दिया ही हुआ है, एपी आपने अभी अभी निकाल लिया ये वाला, है ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख दीजिए, इसको आपको लेना है, ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी क्योंकि सब चीज़ें कांस्टेंट दी है, केवल आपको इंटीग्रेशन करना है डी क्यू का, जो कि कैपिटल क्यू आएगा, के की जगह चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस फिगर में मान लीजिए कि जो चार्ज है उसको वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली इस सरफेस पे, पूरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि फोर्स निकालें एक चार्ज क्यू पे, इस क्यू पे कोई एक पॉइंट पी पे है ये, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक आर दिया हुआ है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये सरफेस पे चार्ज है, ध्यान रखिएगा, एक जगह हमने देखा लाइन के कारण क्या होगा, यहां पर सरफेस के कारण क्या होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंटिन्यूस है इस सरफेस पे। अब यहां पर आएगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए इसको हम सिग्मा बोल रहे हैं और इसको हम आर डैश मान रहे हैं क्योंकि ये यहां से यहां तक आर डैश पे है, मान लीजिए इधर पे, तो एक छोटा सा पार्ट डी ए हमें इसका लेना पड़ेगा। तो जो सिग्मा है हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, यानी सिग्मा जो है वो टोटल चार्ज उस सरफेस का और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ से कुल मिला के आपका कैपिटल क्यू हो गया। टोटल एरिया कितना हुआ इसका, मान लीजिए कुछ एरिया ए है तो क्यू बाय ए, ये सिग्मा हम डिफाइन कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, इसको हम सिग्मा से डिफाइन करें, इंडिकेट करेंगे और कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा इसका यूनिट। अब मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो सरफेस है इसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, डब्बे डब्बे देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया और सबने कहा कि सबका एरिया डी ए डैश है। तो जो चार्ज होगा इस छोटे छोटे एरिया में डी ए, वो क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, ये अब इधर से देखिए, आपने कहा कि भाई सिग्मा जो है वो क्यू बाय ए है, तो क्यू का होगा सिग्मा इंटू ए। अब छोटा सा डी क्यू लेंगे तो इस सिग्मा तो आर डैश इस छोटे से पोर्शन के कारण, और आपका ए क्या हो जाएगा इस डी ए का, ये छोटा सा एरिया, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया छोटे पार्ट के लिए। अब फोर्स जो काम कर रहा है इस क्यू पे, इस डी क्यू के कारण, इस छोटे के कारण, वो क्या होगा, फोर्स निकालेंगे तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये आपका इस आर स्क्वायर के हिसाब से हम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेट करेंगे, अभी पहले फोर्स की बात देखिए। जो टोटल फोर्स इस क्यू पे इस चार्ज के कारण जो लग रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, अब हमको वही काम करना पड़ेगा। हमने ये पूरा सरफेस लिया, इसका एक छोटा पार्ट हमने लिया, उसके लिए हमने ये निकाला, अब हमको पूरे के लिए निकालना है सबके लिए, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, यानी कि हम इस एफ को इंटीग्रेट करेंगे, के और क्यू तो बाहर आ जाएगा, जो डी क्यू है उसकी जगह आप ये रख दीजिए सिग्मा आर डैश और डी ए, यहाँ पर हमने रख दिया, बाकी जो चीज़ है वो तो बनी हुई। अब क्योंकि चार्ज अगर मान लीजिए पी पे ये बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी एफ बाई क्यू, जैसे हम इसको क्यू से डिवाइड करेंगे ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, क्यू इससे हट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस फिगर को देखिए, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है, इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 0 एक्स वाई है। आपको टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है स्क्वायर पे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है वो इस तरीके से, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। तो इस फिगर के हिसाब से देखिए, आप एक बहुत छोटा सा एरिया ले लीजिए, मान लीजिए ये एक्स वाई पोजिशन पे, तो आपने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, मान लीजिए इसका डी एक्स लेंथ हो गई, डी वाई इसकी विड्थ हो गई, तो इसका एरिया कितना होगा डी एक्स इंटू डी वाई, है ना, एरिया इसका ये हो गया।
अब हम जानते हैं चार्ज कैसे निकालेंगे, ये एरिया हो गया और यहाँ आपका सिग्मा एक्स वाई इस तरीके से लेंगे। क्योंकि जो टोटल चार्ज क्या बनेगा इसमें, क्यू चार्ज बनेगा। आप ये एक्स डी एक्स लीजिए, ये तो आपका 0 से a तक जाएगा क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक 0 से a तक जाएंगे इधर तक, उसके लिए आप वाई डी वाई लेंगे, डबल इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें। तो ये एक्स डी एक्स होगा आपका x²/2, वाई डी वाई y²/2, आपके पास लिमिट 0 to a तक है, लगाइए और ये चार्ज पूरा इतना आ जाएगा आपका, इस तरीके से होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब इस एरिया को आप जरा 3D में समझिए। अब एक प्रॉपर वॉल्यूम है, एक लाइन की बात की हमने, एक एरिया की बात की, अब हमने एक ऐसे 3D चीज यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली इस वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम बोल रहे हैं रो आर डैश। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। अगर आप रो की बात करें तो Q/V। तो अगली बार अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, रो को V से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनिट है रो की वो ये C/m3 चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पूरे एरिया को, ये जो 3D के हिसाब से आप सोचिए, इसमें एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, जो पूरा का पूरा भाग को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, और हर एक पार्ट को हमने कहा dV डैश है। तो जो चार्ज है इस वॉल्यूम में वो आपका dq क्या हो गया, इसके हिसाब से dq होगा रो इंटू वी। रो आपका रो आर डैश इस छोटे से पार्ट की, इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक, आप इस छोटे छोटे पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक आर डैश हो गया रो आर डैश, और ये dV डैश आपने इसको कहा है, देखिए dV डैश ही दिख रहा है, dV डैश हो गया आपका dq। अब फोर्स जो काम कर रहा है इस Q पे, इसके कारण वो क्या होगा, dF K इंटू आपका Q इंटू DQ बार R माइनस R डैश होल क्यूब बार माइनस R डैश। हमने क्या किया, इसमें फोर्स में जो चीज लगानी है, मतलब Q1 Q2 बाय R² तो लगा ही लगाया, साथ में जो कैप था, जो यानी कि यूनिट वेक्टर था, उसको भी हमने यहाँ लिख लिया। अब जो टोटल फोर्स काम कर रहा है इस चार्ज पे, वो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन से लगाएंगे, यानी कि अब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आता हम इंटीग्रेट करेंगे। जो कांस्टेंट्स है वो तो आप बाहर ले आइए, और इसकी जगह dq की जगह, इसकी जगह आप ये लिखेंगे रो आर डैश dV डैश। तो यहाँ पे रो आर डैश dV डैश आएगा, दो बार क्यों नहीं है, केवल ये q dq है, तो इस जगह पे हमने ये चीज लगाई है dq की जगह। जैसे ही हम q तो खैर कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे, अंदर चीज ये रह जाएगी। अब ये इसका फोर्स का संख्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो F/Q करेंगे, तो ये जो चीज है F/Q, ये Q चली जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, तो Q को हटा देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण, किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आप उसको पिक्चोरियली या पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम डायग्राम से शो करते हैं। माइकल फैराडे साहब जो थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और इससे बहुत सारे अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आए वो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जो है। इसलिए जो फैराडे इसको कहा उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, उस लाइन को कहा लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिख रहा है, यहाँ पर +Q है या -Q है, तो किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक लाइन बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है जो आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से कि जो टेंजेंट होता है इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे, वो आपको डायरेक्शन बता देगा उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे। यानी अगर आप इस जगह पे आए और आपने टेंजेंट निकाला, टेंजेंट बना दिया, तो टेंजेंट आपको ये डायरेक्शन शो करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। बल्कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड बेसिकली ये पाथ है, जिस पाथ पे जो पॉजिटिव चार्ज घूमेगा या उसको छोड़ देना, तो ऐसे घूम के नेगेटिव के पास आएगा, इसके हिसाब से ये घूमेगा। एक इलेक्ट्रिक पोल का हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, ताकि थोड़ा सा इस इलेक्ट्रिक लाइन को समझें। हम इसको यूज कर सकते हैं जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ताकि हम जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पे निकाल सकें। इस फिगर के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट P पे। मान लीजिए ये P, हमने यहाँ से एक ये E1 ड्रॉ किया,
जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पर दे दिए जो होने चाहिए। अब इसको हम पी डैश कहें, ये जो पी डैश है ये बड़ा क्लोज लिया हमने पी से, और इसमें हमने एक वेक्टर बना दिया ये E2 वाला, ये E2 हो गया, ठीक, अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से इसको बना दिया। अब इसी तरीके से हम एक वेक्टर E3 बना रहे हैं यहाँ पे जो पी डबल डैश पे है, ये भी हमने पी डैश के करीब बनाया, यानी कि पी के बाद पास पी डैश बना दिया, पी डैश के बाद पी डबल डैश बना दिया, उसका भी हमने यहाँ पर डायरेक्शन दे दी। अब इस तरीके से हमने 3 ये बना दिए, और भी हम इसके आगे बना सकते हैं। अब आप देखिए ये पी, पी डैश और पी डबल डैश ये सारे वो पॉइंट है वो बड़ी करीब है एक दूसरे से, यानी कि आपका कंटिन्यूस कर्व बन रहा है। अगर इनके टेल के हिसाब से देखें, इनका टेल बनाए तो एक बकायदा कंटिन्यूस कर्व बना रहा है। ये जो कर्व है यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यानी कि हमने एक पी पॉइंट लिया, एक पी डैश लिया, एक पी डबल डैश लिया, यहाँ पर डायरेक्शन बनाया, डायरेक्शन बनाया, डायरेक्शन बनाया, तो ये जो पीछे इस तरीके से जुड़ रहे हैं ये आपको एक कंटिन्यूस लाइन दे रहे हैं। इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं। जो कर्व है जिस पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे पी, पी डैश, पी डबल डैश पे, वो क्या बताएंगे? वो आपको डायरेक्शन बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन पॉइंट पे, और इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये शुरुआत होती है इनकी पॉजिटिव चार्जेस से और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है। अगर आप टेंजेंट बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये आपको डायरेक्शन बताती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे। दो फील्ड लाइंस ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो दो टेंजेंट हम वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे, जो दो अलग अलग डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्शन बता रही हैं आपको। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि एक ही पॉइंट पे यहाँ पर भी डायरेक्शन है, यहाँ पर भी डायरेक्शन है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए दो जो फील्ड लाइन है वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर क्लोज लूप नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। जो दूरी है, सेपरेशन है, आसपास की नेबरिंग फील्ड लाइंस, एक अगर रीजन की बात करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको बताता है स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस रीजन पे। यानी कि अगर आप इस तरीके से लाइन बनाएं और इस तरीके से लाइन बनाएं तो इनकी दूरी ये बताती है कि कितनी स्ट्रेंथ है। तो प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि जितनी नंबर है फील्ड लाइन की वो इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होती है कि जो नंबर है फील्ड लाइंस की जो एक यूनिट एरिया से या यूनिट सेक्शनल एरिया से पास हो रही है किसी पॉइंट में, वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे। यदि जो फील्ड लाइंस है वो करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में बहुत स्ट्रांग है। यदि फील्ड लाइंस दूर दूर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसका मतलब है कि फील्ड आपकी उस जगह पे उस वीक है उस रीजन पे। जैसे अगर यहाँ का एग्जांपल लें तो यहाँ पर यह करीब है लेकिन यहाँ पर जाके ये दूर हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको स्ट्रांग मिलेगी, यहाँ आप बात करें तो P2 पॉइंट पे ये आपको वीक मिलेंगी। तो P1 जो आपने अभी पॉइंट देखा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू P2। इसके अलावा जो फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपस में पैरेलल होती है और इक्विडिस्टेंट होती है। एक चीज जानना जरूरी है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कोई रियल नहीं होता है, रियल नहीं है ये, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में एक रियलिटी है। इन फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रही है कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस का। जैसे अगर Q ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? बाहर की तरफ जा रही है। Q लेस देन 0 है तो अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और जो फील्ड लाइंस है इसको बनाया गया है जो प्लेन, इन अ प्लेन, लेकिन ये है 3 डायमेंशनल, ऐसा नहीं कि केवल प्लेन पे है। अगर इसको पॉइंट को आप पकड़ें और पूरी तरीके से एक 3D विजन लगाएं तो वहां पर ये हर जगह लग रही होगी। अगर एक डायपोल है तो उस पर किस तरीके से लग रहा होगा,
Q1 Q2 दोनों इक्वल चार्ज है तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी। यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस Q माइनस Q है, तो ये कैसे जा रहा होगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन इसमें दिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। तो ये डिस्कशन हुआ इस टॉपिक का, और भी अभी बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।